आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटेंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि सर कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि सर कैपेसिटर क्या होता है। कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखिए कैपेसिटर क्या होता है। सर कैपेसिटर होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसमें हम मैक्सिमम चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ you can see that the plates of the capacitor, ठीक है, arrangement of electrical conductors in order to store the maximum charge in a very small space. So electrical capacitor क्या है? An electrical equipment या electrical component which is used to store the maximum charge in small space। एक छोटी सी जगह पे हम मैक्सिमम चार्ज जब स्टोर करते हैं तो उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और जो डिवाइस, जो कंपोनेंट हमें यूज होता है उसका नाम क्या है? कैपेसिटर। उसका नाम क्या है? कैपेसिटर। समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज कंडेंसर। कभी कभी इसको कंडेंसर भी बोला जाता है, ठीक है। और कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या है? अगर मैं बोल दूं अनीशा को, अनीशा कितने रोटी खाती है? 2, ठीक है। तो अनीशा मैक्सिमम कितनी रोटी खा सकती है? 2 या 2 से ज्यादा। अगर ज्यादा भूख लगी होगी तो 3। तो मैक्सिमम कितना इसने स्टोर किया? 3 रोटी, ठीक है। तो वो क्या होगी? इसकी कैपेसिटी होगी। क्या होगी? इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है भैया। अब कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? मान के चलो कि एक कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ना, ये होता है कैपेसिटर का सिंबल, ठीक है। एक और सिंबल है, इसकी तरह ही सिंबल है, लेकिन ये है सर बैटरी, जिसका बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का दूसरा सिंबल जो हमारे पास है, ये ऐसा कर्व्ड है। दोनों लाइन बराबर है, लेकिन एक लाइन स्ट्रेट है और दूसरी लाइन कर्व्ड है, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। व्हाट इट इज? दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर एंड दिस इज सिंपली कैपेसिटर। ये हमारे पास जो है सिंपली कैपेसिटर और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज डिफाइंड as the capacity of the capacitor to store the charge, store the maximum charge। इसे हम क्या कहेंगे? कैपेसिटी कहेंगे, या फिर इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं सी से। कैसे डिनोट करते हैं सर? कैपिटल लेटर सी से। और बराबर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड, और कितने पोटेंशियल पे उसने चार्ज को स्टोर किया। ये चीज ध्यान में रखना भैया। कैपेसिटेंस जो होता है एक कैपेसिटर का, वो किसके बराबर होता है?
क्यू बटे में वी के बराबर होता है, क्यू बटे में वी के बराबर होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड होता है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, फैरेड। और सर 1 फैरेड किसके बराबर होता है? जब 1 कूलम चार्ज स्टोर करे कितने पोटेंशियल पर सर? 1 वोल्ट पोटेंशियल पे अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है तो हमारे पास 1 फैरेड के बराबर होता है। अगर मैं ऐसा बताऊं कि सर देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा है तो इस प्लेट पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। अब मान के चलो कि इसने कितना चार्ज स्टोर कर दिया, इसने चार्ज स्टोर कर दिया 1 कूलम के बराबर। जो चार्ज इसके ऊपर स्टोर हुआ वो कितना हुआ? 1 कूलम के बराबर। और जो बैटरी यहाँ पर लगा था वो बैटरी लगा था 1 वोल्ट के बराबर। इस वक्त इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस या सीधा सीधा से मैं कह दूं कि सर कैपेसिटी होगा, वो कितना होगा? 1 फैरेड के बराबर होगा। ठीक है भैया, ये है 1 फैरेड की डेफिनेशन। So 1 farad capacitance is defined as when 1 coulomb charge is stored on a capacitor under the potential difference of 1 volt. 1 वोल्ट का पोटेंशियल जब मैं अप्लाई करूं और कैपेसिटर के ऊपर 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि सर इस वक्त अभी जो इसका कैपेसिटेंस है वो कितना है? 1 फैरेड के बराबर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सर कैपेसिटेंस के ऊपर या कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर कैसे किया जाता है, या फिर हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है भैया, चलिए सिद्धांत क्या है, कैसे हम मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, एक आपके डेली लाइफ की एग्जांपल में दे रहा हूं। ठीक है, मान के चलो कि इस इंस्टीट्यूशन पर टोटल बच्चे पढ़ रहे 200 स्टूडेंट्स है। कितना स्टूडेंट्स है? 200 स्टूडेंट्स है। और ये मेरा ट्यूशन का कमरा है जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। क्लास होगी तो बच्चे बहुत कम आएंगे। ठीक है, डेली 1 या 2, 1 या 2, 3 या 4, 2 4 3 4 5 4, ठीक है, इतने तो अपसेट रहते ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं केवल 12वीं कक्षा की बात करूं, सपोज दैट 12वीं कक्षा में 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 20। आज मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि भाई कल आपको क्या होगा, इस कक्षा में मूवी दिखाई जाएगी और प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा सर, पहली बात तो ये 20 के 20 प्रेजेंट होंगे क्लास में। ठीक है, 20 के 20 प्रेजेंट होंगे क्लास में। ठीक है, ऐसे 20 स्टूडेंट्स ये आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि सर आज हमारे पास क्या होने को है, मूवी दिखाने को है। तो हो सकता है इसमें 11th कक्षा के बच्चे भी जुड़ जाए, 11वीं कक्षा के बच्चे भी जुड़ जाए। ठीक है, और भैया बात ये हो रही है कि आज प्रोजेक्टर के ऊपर बात हो रही है कि भाई प्रोजेक्टर के ऊपर मूवी दिखाई जाएगी, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे 10वीं कक्षा के भी आ जाए। हो सकता है कुछ बच्चे 10वीं कक्षा के भी आ जाए। तो इस एरिया में जहां पर केवल कैपेसिटी थी, जहां पर केवल 12th क्लास कक्षा चलती थी और 20 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन मैंने जब मूवी का नाम लिया तो वहां पर 11th के बच्चे भी आ गए और 10th के बच्चे भी आ गए। तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू, समझाने के लिए लगभग मान के चलो कि 70 स्टूडेंट्स यहाँ इस कमरे में एडजस्ट हो गए। अभी उनको गर्मी नहीं लगेगी, अभी उनको टाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मूवी चल रही है। अभी क्या चल रहा है? मूवी चल रही है। ठीक है भैया, अब क्या होता है, जो कमरा दरवाजा खुला था, मैं इस दरवाजे को क्या करता हूं, लॉक कर देता हूं।
क्या कर देता हूं, लॉक कर देता हूं। और अंदर में मूवी नहीं चल रही, परमवीर सर खड़े हो गए और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के ऊपर लेक्चर देना शुरू हो गए। अब क्या ये बच्चे बाहर भाग सकते हैं? नहीं। देखने आए थे मूवी, चली क्या, एनईपी 2023। अब ना ये क्लास छोड़ के जा सकते हैं, ना ही अंदर बैठ सकते हैं। एक्साइटेड होंगे, बाहर भागना चाहते हैं लेकिन भाग ही नहीं सकते। तो इस छोटे से एरिया में मैंने मैक्सिमम, जहां पर जगह थी कितनी, 20 बच्चों की, और मैंने कितने बच्चे स्टोर कर दिए, 70 बच्चे स्टोर कर दिए। अब यही कहानी है किसकी, कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटर्स के ऊपर हम मैक्सिमम चार्ज कैसे स्टोर करते हैं। अगर इन बच्चों को मैं सपोज करके चलूं कि सर ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन या कुछ भी ऐसा आयन्स हमारे पास हो गए, तो ये हमारे पास चार्ज बॉडीज है, क्या है, और इन चार्ज बॉडीज को मैंने इतने छोटे से एरिया में क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। अब कैपेसिटर क्या है, देखो कैपेसिटर में ऐसा ही होता है, चार्ज को ठगा जाता है, चार्ज को ठगा जाता है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, एक प्लेट ली जाती है, प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर ए, ठीक है, और इस प्लेट ए को कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, बैटरी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल, चलो ऐसा नहीं रखेंगे, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है, ऐसा चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। और ये अपनी Q1 मैक्सिमम कैपेसिटी तक, मतलब कैपेसिटी तक पहुंच गया, और सपोज दैट इसने कितना चार्ज स्टोर किया, 10 कूलम के बराबर चार्ज स्टोर किया। अब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूं तो और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी थोड़ी सी, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रख रहा हूँ, मान के चलो कि 10 वोल्ट के बराबर रख रहा हूँ, पोटेंशियल जो रख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो रख रहा हूँ वो कितना रख रहा हूँ, 10 वोल्ट के बराबर रख रहा हूँ, और 10 वोल्ट पे इसने 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर मेरे को इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तो क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर बच्चों को और ज्यादा स्टोर करना था, जैसे यहाँ पर मैंने 12th क्लास के बच्चों को कह दिया कि आज मूवी होगी, तो 12th क्लास होती तो 20 स्टूडेंट तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन मूवी का नाम लिया, ठीक है, मूवी का नाम लिया तो बच्चे 70 हो, बच्चे कितने हो गए, 70 हो गए। तो इसके ऊपर मैं कैसे करूंगा, है ना, वोल्ट को इंक्रीज नहीं करूंगा, क्या होगा कि सर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, हमने पढ़ा है गॉजेस लॉ में, क्या पढ़ा है सर, है ना, कि सर किसी भी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लेट ही ले रहा हूं, प्लेट नंबर ए ले रहा हूं, तो अगर इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं किसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एंगेज कर लूं तो, अगर एंगेज कर लूंगा तो थोड़ा सा चार्ज होगा वो एंगेज हो जाएगा और थोड़ी सी कैपेसिटी इसकी और बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल सपोज दैट मैं एक दूसरी प्लेट यहां पर क्या कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्लेट नंबर बी, प्लेट नंबर बी। अब ये प्लेट नंबर बी क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, तो हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा ना, कल ही पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है ना। तो भैया इस प्लेट का वो फेस जो ए की तरफ है, मतलब ये प्लेट नंबर ए है और ये प्लेट नंबर बी है, प्लेट नंबर ए पर तो 10 कूलम का चार्ज स्टोर हो गया। अब प्लेट नंबर बी जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा और ये प्लेट नंबर बी के साथ कांटेक्ट में जा रहा है, तो ये प्लेट नंबर बी का ये वाला फेस जो भी मेरी तरफ है, ये वाला फेस कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इस साइड वाला फेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लेट बी पर वो दूसरे फेस पे आ जाएगा।
इस प्रोसेस के चलते कि सर प्लेट नंबर ए पर जो चार्ज कैपेसिटी थी कि जो चार्ज यहाँ पर प्लेट नंबर ए पर था वो एंगेज हो गया किसके साथ, प्लेट नंबर बी के साथ एंगेज हो गया। तो क्या अब मैं थोड़ा सा और चार्ज स्टोर कर सकता हूँ प्लेट नंबर ए पर, है ना, क्योंकि आधा से ज्यादा चार्ज तो एंगेज हो गया। ठीक है, तो भाई प्लेट नंबर बी पर कितना चार्ज स्टोर कर रहा हूं, मान के चलो कि 15 कूलम जब मैंने प्लेट नंबर बी को इंट्रोड्यूस किया। जब मैंने प्लेट नंबर बी को इंट्रोड्यूस किया तो टोटल चार्ज कैपेसिटी 10 से बढ़कर कहां तक चली गई सर, 15 तक चली गई। कहां तक चली गई, 15 तक चली गई। ठीक है, अब अगर मैं प्लेट नंबर ए के पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा एंगेज करूं किसके साथ, प्लेट नंबर बी के साथ, तो प्लेट नंबर ए की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, 15 से 20 हो जाएगी, है ना। तो वही है, लेकिन प्लेट नंबर बी पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सूडो प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि सर मेरे को प्लेट नंबर बी पर इसका सीधा सीधा सा अभिप्राय ये हुआ कि मुझे प्लेट नंबर बी से पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, गायब कर देना है। क्योंकि जैसे प्लेट नंबर बी पर मैं पॉजिटिव चार्ज को गायब करूंगा तो प्लेट नंबर बी पर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जितना नेगेटिव चार्ज प्लेट नंबर बी पे बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लेट नंबर ए का चार्ज जो है वो किसके साथ एंगेज होगा, बी के साथ एंगेज होगा, और उतनी ज्यादा कैपेसिटी प्लेट नंबर ए की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो प्लेट नंबर बी से पॉजिटिव चार्ज को गायब करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, ग्राउंड कर देता हूं। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंडिंग, GND लिखा होता है। कई बार एटीएल में देख गए हो ना, एटीएल के आपने कंपोनेंट्स देखे होंगे, वहां पर उस VCC एंड GND लिखा होता है ना। तो VCC मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एंड GND मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है भैया, तो मैंने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब अर्थिंग करना है। घर को भी अर्थिंग करते हैं, क्यों करते हैं कि सर जो भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर से आ रहा है वो सारा कहाँ पे चला जाए, अर्थ में, क्योंकि अर्थ में मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो भैया यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सारा जो रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ से नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी इसके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही प्लेट नंबर बी पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ गई तो प्लेट नंबर ए की कैपेसिटी और ज्यादा राइज हो जाएगी। तो सर अगर 15 कूलम का था तो Q3 हमारे पास हो सकता है कि 20 कूलम का चार्ज स्टोर हो जाए। तो मैक्सिमम कैपेसिटी तक तो मैं इसको लेके गया। चार्ज कितना कर सकता था, 10 है, लेकिन कितना स्टोर कर रहा हूं, 20। तो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब मैं इससे ज्यादा इस पर नहीं। एक अनीसा को रोटी खिलवानी है, वो 2 फुलके खा सकती, तो मैं इसको जबरदस्ती क्या कर सकता हूँ, 3 खिला सकता हूँ। अब 3 से ज्यादा 4 या 5 खिलाऊंगा तो अनीसा फट जाएगी। ठीक है, यही होगा ना। तो अब मैं यहाँ से 20 तक चला गया, अगर इससे ऊपर चला जाऊंगा तो कैपेसिटर जल जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये, अगर मैं पहले प्लेट नंबर बी को ग्राउंड कट कर देता हूं, क्या कट कर देता हूं, ग्राउंड कट कर देता हूं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसका चार्ज फिर से उतर जाएगा, 15 पे चला जाएगा। और अगर मैं प्लेट नंबर बी को पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूं तो भाई 15 से जो है वो कहां पे चला जाएगा, 10 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे चलाकी खेलनी होगी इसके साथ, जैसे यहाँ पे बच्चों के साथ चलाकी खेली थी ना कि हाँ जी आ जाओ सारे आ जाओ। ठीक है, आज मूवी ही चलेगी, तो भाई 20 की जगह पे 70 स्टूडेंट स्टोर हो गए थे। तो वैसे ही मैंने इसको बताया कि भाई ये लालच दे दिया, प्लेट नंबर बी का लालच दे दिया, भाई आ जाओ कुछ नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कहां से चला गया, 10 से 20 कूलम तक चला गया। अब फिर मैंने क्या किया था, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या कर दिया था, डोर को, ताकि बच्चे वापस ना जा सके। तो भाई यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले प्लेट नंबर ए को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो होने के कितने तरीके से चार्ज आ सकता है, कौन कौन सा, 3, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। मैं कैसे चार्ज दे रहा हूं इस प्लेट नंबर ए को, बाय कंडक्शन, वायर कनेक्ट करके।
तो मैंने कंडक्शन की कनेक्टिविटी ही हटा दी। अगर मैंने कंडक्शन की कनेक्टिविटी हटा दी तो प्लेट नंबर ए के ऊपर जो चार्ज स्टोर है ये कहां से बाहर निकलेगा? निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता कि सर अगर मैं प्लेट नंबर बी को हटा भी दूं तब भी ये 20 कूलम का चार्ज किसके ऊपर पड़ा हुआ है? प्लेट नंबर ए के ऊपर पड़ा हुआ है। दिस इज द सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर या फिर कंडेंसर, कि एक कैपेसिटर के ऊपर हम मैक्सिमम चार्ज कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है और इसका जो सिंबल रहता है वो कैसे रहता है? देखो ये जो हमारे पास ऐसा ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं दिस, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स है, ये क्या है? टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रहते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास अगर हम बात करेंगे डीसी कैपेसिटर की, तो डीसी कैपेसिटर पर अगर आप देखोगे तो एक वायर उसकी लंबी होती है और एक छोटी होती है जो बाहर निकलती। जो लंबी है वो पॉजिटिव और जो छोटी है वो नेगेटिव है, ठीक है। और ये हमारे पास है प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर बी। आपने कैपेसिटर देखा? कैपेसिटर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मेरे पास कोई पढ़ा नहीं है, कभी नहीं देखा होगा। मैंने शॉर्ट्स डाला था एक बार, ठीक है, उसको काट के दिखाया था। कैपेसिटर के अंदर होता क्या है? कुछ नहीं होता है। इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, एक पत्ती ये होती है, ठीक है, इसका बीच में से ये टर्मिनल बाहर निकला होता है और इनके बीच में एक जो लगा होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब एक कागज टाइप लगा होगा। क्या लगा होगा? कागज टाइप लगा होगा। और उसके साथ एक पत्ती बाहर से और होती है, मतलब दो पत्तियां ली जाती हैं और दो पत्तियों के बीच में एक कागज लगा होता है, ठीक है। दिस इज प्लेट नंबर ए, दिस इज प्लेट नंबर। और अब मैं इन दोनों को, जैसे अगर दो स्ट्रिप्स मैंने ले ली, कंडक्टिंग मटेरियल की ले ली, ठीक है, और इनके बीच में क्या कर दिया? एक पेपर रख दिया, तो कंडक्टिविटी होगी? टच होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। जब टच नहीं होंगे तो फिर मैं उनको क्या करूंगा? रोल कर दूंगा, और वही रोल की पैकिंग आपके पास कैपेसिटर के वो कंटेनर लिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो बन गया आपका कैपेसिटर। अब इसके बीच में दिक्कत ये है कि सर ये जो मैंने ब्लू कलर का बीच में वो ले लिया, कागज ले लिया, इस कागज को क्यों लिया जाता है? मतलब यहाँ पर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कागज जो है वो कैसा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? आपने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो पोलराइज होता है ना। कल इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने पढ़ा था। पोलराइज होता है जिसके कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंगेज होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंगेज होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो एंगेज करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर प्लेट नंबर बी प्लेट नंबर ए के साथ, बीच में मैं ये पत्ते नहीं रख रहा हूँ, दोनों क्या है? प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी कंडक्टर्स है। क्या है? कंडक्टर्स है। अगर ये प्लेट नहीं रख रहा हूँ और इसको डायरेक्ट रोल कर रहा हूँ तो क्या होगा? दोनों टच हो जाएंगी, और जैसे ही टच हो जाएंगी तो ये तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ये तो ऑलरेडी, तो ये एकदम से प्लेट नंबर ए का चार्ज कंडक्ट करके, टच होने का मतलब क्या हो गया? कंडक्ट करके सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। सारा का सारा चार्ज किसमें चला जाएगा? इसीलिए इसके बीच में हमारे पास कंडक्टर रखा जाता है, सॉरी नॉट कंडक्टर, दैट इज इंसुलेटर, पेपर, डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। और इसको हम आगे पढ़ेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे कि सर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों रखा जाता है। इसके ऊपर पूरा आपके पास इक्वेशन रहेगा। अच्छा, मैंने दूसरा क्या कहा कि कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज अपॉन वोल्टेज है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी चीज का कैपेसिटेंस निकालें, जब भी हम किसी चीज का कैपेसिटेंस निकालें तो उस कैपेसिटेंस को निकालने के लिए आपको सबसे पहले चार्ज निकालना है, या फिर एक चार्ज तो रहने दो, चलो छोड़ो, चार्ज छोड़ो, सबसे पहले आपको पोटेंशियल निकालना है। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, क्यू को डिवाइड कर दोगे, जो भी इक्वेशन आपके पास पोटेंशियल की आएगी और वही आपके पास क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। क्लियर? क्लियर? इसके बीच में कोई क्वेश्चन कैपेसिटेंस के ऊपर या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस? हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन? आकाश जी, सिद्धांत समझ में आया? और ये समझ में आया कि जब हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हमें सर्वप्रथम क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना। और जो भी इक्वेशन आएगी क्यू से उसको डिवाइड कर दो या क्यू को डिवाइड कर दो इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा। और कैपेसिटेंस का जो हमारे पास ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, फैरेड होगा। वो कुछ तो हमारे पास इसके छोटे से यूनिट जो है, छोटे छोटे यूनिट्स है, 1 माइक्रो फैरेड, 1 पिको फैरेड, ठीक है। तो माइक्रो फैरेड होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड के बराबर और पिको फैरेड 10⁻⁹ फैरेड के बराबर है, छोटे यूनिट्स जो इसके। लेकिन ऐसा यूनिट जो इसका है वो क्या है, फैरेड के बराबर है। एक माइक्रो फैरेड भी होता है, तो वो हो गया माइक्रो डबल माइक्रो हो गया ना, तो वो हो गया किसका भैया, वो किसका हो गया, सबसे छोटा 10⁻⁻12, -6 माइनस कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करें, कहता है कैपेसिटेंस निकालो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक कैपेसिटेंस निकालो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, कि कैपेसिटेंस कितना होगा उसका। ठीक है, इसको मिटा दूं, मिटा दूं, चल। फेरेड माइकल फेरेडे ने दिया था, शायद केमिस्ट्री में भी इसका नाम आता है ना। फेरेडे लॉज अलग है, माइकल फेरेडे वो अलग है। ठीक है, अच्छा देखो हमें क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर अगर हमारे पास चार्ज फैला हुआ है तो बताओ कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। मतलब ये है कि सर अगर मेरे पास कोई एक बॉल है, सपोज दैट कोई एक बॉल है और इस बॉल का रेडियस हमारे पास लेट अस सपोज दैट r है, कितना है, तो बताओ कि इस बॉल का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। मतलब इस बॉल के ऊपर मैं मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, कि भाई मैं इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर रहा हूँ, इसको मैंने किसी के साथ कनेक्ट कर दिया, हाई टेंशन बैटरी या जो भी हमारे पास है, हाई टेंशन बैटरी तो नहीं होगा, मान के चलो कि बैटरी के साथ ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और इसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो गया। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो गया, क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर। आपको बताया जाता है कि भाई बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा। हमने गॉसेस लॉ में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जहां पे हमने ये देखा था कि जो स्फेरिकल शेल है अगर हम उसको उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दिस स्फेरिकल शेल विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्यों, क्योंकि इसकी इक्वेशन और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन सेम आ रही थी, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो पॉइंट चार्ज का हमने पोटेंशियल भी निकाला है कि पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का, V इक्वल्स टू 1 हाँ K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। ठीक है, ये पोटेंशियल रहेगा। और मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना हो, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो Q/V ही होता है। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या है, V निकालना। लेकिन V तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसका V कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q बटे में R। ठीक है, तो अब मैं देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बिकम इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। याद रखने का तरीका देखो, फोर्स किसके बराबर है, K Q1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड K Q/, और पोटेंशियल
K क्यू अपन है, ऊपर से एक क्या हो गया तो फोर्स का बना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ऊपर से गया था, अब नीचे से अगर आर गया तो बन गया क्या, पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। तो भैया हमारे पास कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, क्यू और क्यू, तो कैपेसिटेंस कितना इनटू, दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल का ये कैपेसिटेंस होगा, स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस इतना होगा। एक और पॉइंट मेरे को याद आया था, अभी दिमाग में आया, अभी भूल गया। पता नहीं क्या याद आया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलो ठीक है, काफी इतना, काफी इतना। अच्छा, अगर मेरे को बताओ कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होगा। क्वेश्चन है आपके लिए, बोलो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होगा। क्या इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं? शाबाश, कर सकते हैं। कितना, देखो अर्थ का जो रेडियस है, लास्ट टाइम हमने 11th में पढ़ा था, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6400 किलोमीटर। और एक बात दूसरी है कि हम ये स्फेरिकल निकाल रहे हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन में निकाल रहे हैं, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है, वो कैसा है, एलिप्टिकल है, थोड़ा सा घुमावदार है। ठीक है, अंडे के आकार का है, थोड़ा सा ऊपर से पिचका हुआ। लेकिन चलो हम अगर स्फेयर ही मान के चलते हैं तो उसका रेडियस जो है वो कितना है, 6400 किलोमीटर। क्या ये जो है ये एसआई सिस्टम में है? अभी एसआई सिस्टम में है नहीं है, तो इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको किस में लाना होगा, किस में लाना होगा, मीटर्स में लाना होगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 1 मीटर में। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या फिर मैं कह दूं मैट्रिक सिस्टम में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो 6400 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ। 1 2 और पॉइंट लगा दिया तो 3। ठीक है, 1 2 पॉइंट लगा दिया तो 3, तो 10⁻3। नाउ बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। And here we are treating Earth as a spherical, ठीक है, as a sphere. Therefore, capacitance of Earth will become is equals to कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मुझे ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 कितना रहा सर हमारे पास, 1/9 इंटू 10⁻9। तो ये ऊपर जाएगा तो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 इंटू आर कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6। ये कितना होता है, 6.4 डिवाइडेड बाई 9 या तो 0.71111 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻, है ना, तो -3, तो कितना आ गया, 7.11 अगर मैं 7.11 को नहीं रखूं तो, अगर मैं ऐसा करूं कि एक ज्यादा दूर तक लूंगा ही नहीं इसको, मैं ऐसा करूं कि भैया अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लेके जाऊं इसको,
और आगे की सारी सिग्निफिकेंट फिगर को खत्म कर दूं। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल याद है ना, कि जिस वैल्यू को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है, क्योंकि ये 1 1 ही आ रहा है और मैं 3 तक ले रहा हूं, तो चौथी कौन सी है? 1 है। तो अगर चौथी 1 है, 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग डिजिट रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये कितना आएगा सर? 0.711 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? बटे में 711 बटे में 10 की पावर 3। तो ये ऊपर चला जाएगा जरबे 10 की पावर -3। तो कितना हो जाएगा? 711 जरबे 10 की पावर -3 जरबे 10 की पावर -3 -3 -6। तो ये कितना? 711। तो कितना आया? 711 माइक्रो फैरेड। आंसर कॉलम नहीं, फेरेड। फेरेड क्या है? माइक्रो फैरेड। तो कितना है कैपेसिटी ऑफ अर्थ? 711 माइक्रो फैरेड के बराबर। ये गड़बड़ कर दिया था मैंने कि 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 9 तो नीचे रहेगा, 10⁻⁻6 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? काफी आज के लिए इतना। कल हम करते हैं कैपेसिटी, या क्या है कल का टॉपिक हमारे पास? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड विद कंडक्टिंग स्लैब एंड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है भैया, चलो बाय, टाटा, जाओ स्कूल, चलो।